मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कुछ डिफिकल्टीज मुझे आई है जो व्हाट्सएप पे भेजी गई है मेरे लिए। उसको सॉल्व करने से पहले एक पर्टिकुलर पार्ट में ले लेता हूं रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ। तो कौन से पेज नंबर पे मैं बता दूंगा आपको दीज डायग्राम्स है। It is on page number 139. पेज नंबर 139 पे दिए गए हैं एंड इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको बोलते हैं अनस्टेबल और इसको बोलेंगे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आई थिंक द पॉइंट्स आर वेरी क्लियर। द तीनों डायग्राम्स वो इंडिकेट कर रहा है आपको। सो इन दिस पर्टिकुलर केस हियर दिस इज अ पार्टिकल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। नेचर में टेंडेंसी है टू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। पानी का फ्लो कभी भी होता फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। सो हम ऐसा बोलेंगे पानी का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। पानी का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। देयर इज अ फ्लो फ्रॉम द हाई लेवल टू द लो लेवल। जो पार्टिकल अभी यहां पर है इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। उसके विसिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। अगर इस पार्टिकल को यहां से मैंने डिस्टर्ब किया तो क्या होगा? ऐसा इधर की तरफ जाएगा, ऑसिलेट करेगा और अल्टीमेटली वहां पे आके फिर से रुक जाएगा। तो डिस्टर्ब करने के बाद भी वापस अपने वही पोजीशन पे आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। पार्टिकल यहां पे नो डाउट इट इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब अगर कर लिया तो व्हाट विल हैपन? इधर की तरफ आ जाएगा वो। उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मिनिमम एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। नो डाउट इट इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हियर, लेकिन डिस्टर्ब करने के बाद व्हाट विल हैपन? It will move to the point of low potential और वापस वहां आने का सवाल ही नहीं आता है। तो इस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे? इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पर देख लीजिए सभी पॉइंट्स दे आर इन द सेम पोटेंशियल स्टेट। इस पार्टिकल को अगर यहां पर रखा आपने, इट विल स्टिल रिमेन इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स यहां पर जो है दे आर इन द सेम स्टेट। पोटेंशियल एनर्जी सभी पॉइंट्स की सेम रहने वाली है। तो इसको डिस्टर्ब करने के बाद भी इट विल स्टिल रिमेन इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो नेचर में टेंडेंसी है टू मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पानी का फ्लो कैसे रहेगा? फ्रॉम द पॉइंट एट हाई पोटेंशियल टू द पॉइंट एट लो पोटेंशियल। दिस इज हाउ वाटर विल फ्लो। इसको डिस्टर्ब भी अगर मैंने किया वापस अपने जगह पर पहुंच जाएगा। इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। डिस्टर्ब किया तो वापस ऐसा ऑसिलेट करेगा, फिर से वहीं पर आ जाएगा। यहां पर क्या होगा? थोड़ा डिस्टर्ब अगर किया तो इट विल मूव टू द पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल। वापस वहां आने का सवाल नहीं आता। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। I think all the points are very clear. यहां पर कहीं पर भी उसको डिस्टर्ब करो, it will still remain in a state of equilibrium. प्रॉब्लम जो मुझे पॉइंट आउट किए गए हैं, नंबर 13 प्रॉब्लम जो है which is on पेज नंबर 153, 13th एंड 14th मेरे ख्याल से मार्क करके दिया गया है। 13 कल मैंने सॉल्व कर दिया था। इनफैक्ट अगर कल के वीडियो में अगर आप देखेंगे तो 13th नंबर वाज सॉल्व बाय मी एंड 14th नंबर में अभी यहां पे सॉल्व कर लेता हूं।
14 नंबर में क्या दिया देख लीजिए आप, व्हाट्स गिवन देयर. A uniform rod length 6 meters, weight is 200, is suspended horizontally by two cords of equal length tied to the ends from the midpoint. यानी ये है आपका रॉड, उसका लेंथ कितना है? इट इज इक्वल टू 6 मीटर्स द टोटल लेंथ ऑफ द रॉड, और उसको आपने स्ट्रिंग्स बांध दिए हैं at a distance of 1.6 and 2.4. ये अगर आपका मिड पॉइंट अगर है यहां पर, से दिस इज द मिड पॉइंट सी, इसको मार्क कर लेता हूं एज ए एंड बी. एक कहां पर है? एट a distance of 1.6 मीटर्स, 1.6 मीटर्स से बांधा हुआ है, और दूसरा है 2.4 मीटर्स. इस प्रकार से दिया गया है. फाइंड द टेंशन इन ईच कॉर्ड. इसका वेट आपको दिया गया है टू बी इक्वल टू 200 ग्राम वेट, ये दिया गया है. एंड इट इज टाइड बाय द रोप, बाय द स्ट्रिंग. Definitely टेंशन यहां पे मैं मान लेता हूं इट इज इक्वल टू T1, यहां पर हम मान लेते हैं इट इज इक्वल टू T2. द रॉड इज हॉरिजॉन्टल, इट इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. तो इफ आई टेक मोमेंट्स about the center C, तो हम क्या बोलेंगे? This will try to rotate it in this direction which is clockwise. ये रोटेट करने की कोशिश करेंगे in the clockwise. This will be in the anti-clockwise. Let's see how to approach this. Clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. So taking moments about center C, इसका डिस्टेंस 0 है तो जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट. ये रोटेट करने की कोशिश कर रहा है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये रोटेट करने की कोशिश कर रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो मैं क्या लिखूंगा? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? 1.6 है. 1.6 इंटू T1, ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज कितना है? 2.4 इंटू T2. सो डेफिनेटली अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, इफ आई डिवाइड दिस बाय 4, दिस विल बी इक्वल टू 4T1 इज इक्वल टू 6T2. सो 2 टाइम्स T1 इज 3 टाइम्स T2. एक इक्वेशन तो आपको मिल गया. Now total force acting in the upward direction is equal to total force acting in the downward direction. Downward force कितना है? 200. Upward force कितना है? T1 plus T2. तो मुझे मिलेगा ये 200 is equal to, what is that? T1 के जगह में I'll write 3/2 T2 प्लस T2. तो ये रहेगा 200 इज इक्वल टू 5T2 अपॉन 2. इसको अगर मैंने कैंसिल किया, दिस इज 40. सो T2 इज इक्वल टू 80 ग्राम वेट. ये आपको रिजल्ट मिल गया. सो T1 इज इक्वल, T2 इज इक्वल टू 80 मिल गया आपको. उसके बाद देख लीजिए T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 200. सो दिस इज T1 प्लस 80 इज इक्वल टू 200. सो T1 इज इक्वल टू 120 ग्राम वेट. ये मिल गया आपको. इट्स वेरी क्लियर.
इसको यहां से बांध के रखा है 1.6 सेंटीमीटर, यहां पे 2.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। सिंस इट इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, आप क्या करेंगे? यू आर टेकिंग मोमेंट्स अबाउट सी। क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज, और ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। सो T1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड टोटल फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन क्या है? T1 प्लस T2, डाउनवर्ड फोर्स कितना है? 200, एंड यू सॉल्व इट टू गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मुझे पॉइंट आउट किया गया, इट इज नंबर 53 है। 53 में द स्फीयर ऑफ मास 2 kg ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ m1 इज इक्वल टू 2 kg। वेलोसिटी u1 मैं मान लेता हूं इट इज इक्वल टू 22 मीटर्स पर सेकेंड। हेड ऑन कोलिजन हुआ है। दूसरा मास 4 kg, उसकी वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन दिया है, तो यहां पॉजिटिव साइन की रहेगी। इट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये दिया गया है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 0.8, दिस इज गिवन टू यू। फाइंड द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, v1 एंड v2 आपको निकालना है। दो अननोन है, दो इक्वेशन की मुझे जरूरत है। बाकी फॉर्मुलेस के बारे में कुछ भी मत सोचो अभी आप। जो हमने डिराइव किया था इट वाज फॉर व्हाट? द इलास्टिक कोलिजन्स के लिए था, जहां E इज इक्वल टू 1 था। बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनी टाइप ऑफ कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो मैं लिखूंगा m1u1 प्लस m2u2 m1v1 m2v2। सेम डायरेक्शन है, इसलिए साइन बदलने की जरूरत नहीं है। 1:2 मल्टीप्लाइड बाय 22, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, 2 into v1, 4 into v2, so this is equal to 44 plus 40 is 2 times v1 plus 4 times v2, तो ये रहेगा 88 is equal to 2 times v1, 4 times v2। मैं डिवाइड करता हूं थ्रू आउट बाय 2, तो दिस विल बी इक्वल टू 44 is v1 plus 2 times v2। ये एक रिलेशन मुझे मिल गया। That's it. Now this E is equal to what? E is equal to v2 minus v1 upon u1 minus u2, और ये कितना है? 0.8 दिया है। इट इज 0.8, इसको मैं मार्क कर लेता हूं एज द फर्स्ट इक्वेशन। सो 0.8 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। एक वेलोसिटी कितनी है? 22। नेक्स्ट इज इक्वल टू 10, सो दैट इज v2 v1 अपॉन 12। 12 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो that is 96 रहेगा। 96 एंड ये हो गया 9.6 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन को लिखता हूं मैं 44 इज इक्वल टू 2 टाइम्स v2 प्लस v1, दोनों को ऐड करते हैं तो this will be equal to what? 53.6, and this is equal to 3 times v2, so v2 is equal to 53.6 upon 3 which is equal to 1, और ये रहेगा 7 which is 21, 26 का मतलब होगा this is 8। Just let me check this for number 53 there. कितना रहा है? 17.8 हमारा आया है। यहां पे 17.2 शायद दिया हुआ है। Well, we shall check this. This coefficient of restitution is 0.8. That is 16 1 carat.
9.6 ही आएगा ये, तो 9.6 इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी 44 प्लस V2 प्लस इसको दोनों को ऐड अगर करेंगे, इसका एडिशन इट इज 53.6 इज इक्वल टू 3 एडिशन करने के बाद। सो वेल ये कितना रहेगा 1 2 यानी कितना हो गया 21 यानी 7 2 कैरेट हो गया, यहां पे 26 ही आएगा, 26 में 0.8 आएगा। वेल एनीवे यू कैन अगेन चेक इट, 17.2 ये आ रहा है। सो और एक इक्वेशन मैं भी यूज करता हूं, दिस इक्वेशन है 9.6 इज इक्वल टू V2 माइनस V1, सो 9.6 is 17.8 minus V1, so V1 is equal to 17.8 minus 9.6, तो 9.6 अगर मैं लेता हूं it is 2.8, the next answer has to be equal to 8.2। आंसर्स ठीक है कि नहीं ये डेफिनेटली मुझे कंफर्म करना ही पड़ेगा। फॉर्मूले जो हमने यूज किया था परफेक्ट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी लेट मी चेक दिस नाउ सिंस द आंसर डज नॉट मैच दैट। वेल कितना दिया है, इट इज 22 एंड 10 एंड 0.8, ठीक है। सो दैट इज 2 into 22 4 into 10, 2 times V1 and this 44 plus 40 it is 84 है, it is not 88 it is 84, गलती हमारे तरफ से हुई है। Now please you can check this up, मैं सिर्फ रेड पेन से भी मार्क करके देता हूं आपको, यहां पर हमारी गलती हुई, दिस इज 84 है ये, और 84 अगर है तो दिस विल बी इन फैक्ट इक्वल टू 42 आ जाएगा ये, और वो अगर 42 अगर आता है तो ये भी कितना आएगा, दिस विल बी 42 अगेन, एंड देन इसको ऐड करेंगे हम तो मुझे कितना मिलेगा, ऐड करने से दैट विल बी इक्वल टू 51.8 इज इक्वल टू 3 times V2। Yes, it is 51.8 and so V2 is equal to 51.8 divided by 3, so that is equal to 1 7 2, remainder is 2, तो ये 6 आएगा। Now the answer does match, that is 17.2 दिया है यहां पर, खैर बाकी के टर्म्स उन्होंने लिया नहीं तो वेल एनीवे दिस इज 17.2, और एक काम करेंगे इसको भी मैं बनूंगा 17.2, सबट्रैक्ट करने से आपको मिलेगा 6 यानी ये हो गया 7, तो नेक्स्ट आंसर इज इक्वल टू 7.6, ठीक है। यहां पे गलती हुई थी, 44 प्लस 40 88 लिया था मैंने, इट वॉज इन फैक्ट 84। इन दिस प्रॉब्लम 64 देख लीजिए किस प्रकार से दिया हुआ है। दिस इज अ लैडर जिसका लेंथ है 5 मीटर्स, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 मीटर्स, ये देख के रखा हुआ है, फ्रॉम द फुट द एंड ऑफ द लैडर इज इक्वल टू 4 मीटर्स। अब कैलकुलेट अगर करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 3 मीटर्स, दैट्स वेरी क्लियर। दिस वर्टिकल वॉल इज फ्रिक्शनलेस, तो यहां पर सिर्फ एक फोर्स एक्ट करता है विच इज R1, द नॉर्मल रिएक्शन। डेफिनेटली एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F which is acting in this direction here. Normal reaction is in the vertical upward direction, और हमको यहां पर द फोर्सेस एट द टू एंड्स निकालना है इनफैक्ट, उसके बारे में तुमसे डिस्कशन में करूंगा अभी, लेकिन फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द राइट इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द लेफ्ट, सो R1 इज इक्वल टू F पहला हो गया। फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज 20 kg वेट
is equal to force acting in the upward direction which is equal to R2. ये भी एक बात होगी. This is in a state of equilibrium. So taking moments about B, आप देखेंगे इसको मैं मार्क कर लेता हूं एस से E. About this point, this will try to rotate the body in the anti-clockwise direction. तो weight कितना है? It is equal to 20 multiplied by perpendicular distance which is equal to B into E. This will try to rotate in the anti-clockwise direction. इसको तो कैसे करने की जरूरत है? Perpendicular distance 0, that will be 0. And this will try to rotate in the clockwise direction. तो ये कितना रहेगा? फोर्स कितना है? It is equal to R1 multiplied by perpendicular distance के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ये perpendicular distance आएगा इक्वल टू, ये डिस्टेंस अगर मैंने इसको मार्क कर लिया एज F, तो this distance here is equal to dA. तो this will be equal to dA or AD. This is equal to 3 meters. मुझे R1 की जरूरत है इनफैक्ट. So R1 is equal to 20/3 into BE. Now how to find this BE now? B के लिए काम करेंगे हम. You consider this bigger triangle और ये ट्राइंगल कंसिडर कीजिए. मैं मार्क कर लेता हूं. ट्राइंगल ABD is similar to triangle CBE. तो यहां पर मैं लिखूंगा BE upon BD is equal to, we shall do one thing. मुझे इसमें इंटरेस्ट है, बी में इंटरेस्ट है. BD तो मिल गया है. ये कितना लेंगे अपन? That is equal to BC upon BA. BC is again not known. तो एक काम करेंगे, और कौन सा साइड ले सकते हैं हम? I can definitely take this side here. So what is this BE? BD कितना है देख लीजिए. BD is equal to 4 meters upon BC. हाफ रहेगा, ये 5 है तो ये हाफ में कितना रहेगा? 2.5 upon BA which is equal to 5. So this will be equal to half, and so we have BE is equal to how much? BE is equal to 4/2 which is equal to 2 meters. ये मिल गया आपको. इसी इक्वेशन को मैं यूज करूंगा. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. So my R1 is equal to 20/3 multiplied by BE which is equal to 2. तो ये रहेगा 20/3 into 2 which is 40/3. So this is equal to 1, और ये रहेगा 3.3 kg weight. ये मिल गया मुझे आंसर. So at this end here फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? 13.3. That's very clear. I am taking moments about this point. इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है. इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू AD. AD इज इक्वल टू 3. वो प्रॉब्लम ही नहीं था. B निकालने के लिए दो ट्राइंगल सिंबल लेते हो, मैंने B निकाल लिया 2. सो दैट्स द रिजल्ट व्हिच इज ऑब्टेन्ड. अब नेक्स्ट पार्ट ऐसी आता है, R2 निकालना है मुझे. Now what is this R2 equal to? Force acting in the upward direction is R2, downward direction is 20, तो R2 is equal to 20. और एक बात है,
R1 is equal to F, force acting to the left is equal to force acting to the right, और अभी R1 अपन ने निकाल लिया है which is 13.3 kg weight, ये भी मिल गया है. So at point B दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. One is this R2, दूसरा फोर्स है it is equal to F. तो ये दोनों का रिजल्टेंट जो रहेगा, रिजल्टेंट विल बी दिस R. Force of friction F, force F2, and so this is the resultant R, and so definitely the resultant R by Pythagoras theorem is equal to root of पहला फोर्स F square, दूसरा फोर्स R2 square, 2 times F R2 cosine of 90 degrees. Cosine 90 degrees is equal to 0, and so ultimately we have R is equal to F. अब F कितना रहेगा? F will be equal to 13.3 the whole square, और ये रहेगा 20 the whole square. वहां पे मैंने कैलकुलेट किया इन फैक्ट 13.3 स्क्वायर, in fact that comes out to be equal to 176 point something आता है, and this is equal to 400. So this resultant R is equal to root of 576. This is equal to 24 kg weight. तो दूसरे तरफ फोर्स कितना रहा है? 24 kg weight. I think that's very clear to all of you. So well, that's how we get the result here. R1 कितना at one end the force is equal to 13.3, दूसरे जगह में फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? F भी एक्ट कर रहा है, F2 एक्ट कर रहा है in the perpendicular direction. उसका रिजल्टेंट मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया है, मुझे मिला 24 kg weight. So these are the answers. Number 65 देख लीजिए. Uniform rod AB is resting on the two supports at a distance of 3 and 4 meters from the ends A and B. 65 के लिए कैसा देख लीजिए आप. In number 65, this is your rod AB, 3 मीटर, ये हो गया लेट अस से 3 मीटर्स, और B से ये है 4 मीटर. इन फैक्ट it is resting like this. Masses of 10 and 8 kg are suspended from the ends A and B. यहां पे मास which is suspended is equal to 8 kg, और यहां से मास जो सस्पेंड किया है that is equal to 10 kg. That's also very clear. The weight of the rod is equal to 45 kg weight. सेंटर से लेंगे हम, it is equal to 45 kg weight. ये भी आ गया है. Find the reactions at the support, ये निकालना है आपको. To get the reactions at the support, say यहां पर force acting in the upward direction, say this is R1, यहां पर say it is R2, ये C है, this is D, और ये हो गया E. पहला इक्वेशन आराम से लिख लेंगे अपन. Forces acting in the upward direction is equal to force acting in the downward direction. Downward direction में force कितना एक्ट कर रहा है? 45 plus 8 plus 10. Upward direction R1 plus R2. तो मुझे मिलेगा R1 plus R2 is equal to 45, 55, 60, 63. ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन. Acting in the downward direction क्या है? It is 8, 45, 8, 10, 55, 63. That's the answer. It is balanced now. तो unknowns है. So I'll take moments about. I'm taking moments about C. अभी आप देखेंगे ये रोटेट करने की कोशिश कर रहा है in the clockwise direction. This in the anti-clockwise direction.
ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको काउंट करने की जरूरत नहीं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां से 0 है तो जस्ट प्रॉकेट पड़ता है। ये कैसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। सो टेकिंग मोमेंट्स अबाउट सी, तो पहला R1 मैं डायरेक्टली लिखता हूं, दिस इज R1, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा इसके बीच में? द टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज नॉट गिवन टू अस। द टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल टू 12। द टोटल लेंथ आपको दिया गया है, मैं लिख लेता हूं यहां पर, इस पार्ट को मैं यहीं पे कर लेता हूं, दैट इज लेंथ AB इज इक्वल टू 12 मीटर्स। तो ये कितना रहेगा? AC इज इक्वल टू 6 मीटर्स, बीच में रहेगा AC इज इक्वल टू 6 मीटर्स। तो CD ये 3 मीटर है, ये 6 है, तो CD विल बी इक्वल टू 6 मीटर्स। AC इज इक्वल टू 3, सो ये 3 है तो ये भी 3 रहेगा, तो CD इज इक्वल टू 3 मीटर्स। ये हो गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट, BC इज इक्वल टू 6 मीटर्स। ये 4 है तो ये 2 रहेगा, तो EC इज इक्वल टू 2 मीटर्स। तो डेफिनेटली ये 6 है तो ये 3 रहेगा, ये 6 है, दिस इज 3, तो ये दिस विल बी 3। ये 6 है, ये 4 है, तो डेफिनेटली दिस विल बी 2। तो अभी R1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, तो R1 मल्टीप्लाइड बाय CD। देखो ऐसा हो गया क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज है, प्लस 10, और ये डिस्टेंस 6 है, दैट इज इक्वल टू CB, प्लस ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 8 kg मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज CA, प्लस R2 ऊपर की तरफ जा रहा एंटी क्लॉकवाइज, और वो डिस्टेंस कितना है? दैट इज इक्वल टू CE। CE या EC इज वन एंड द सेम थिंग। इसी इक्वेशन को अभी मैं नीचे लेके आता हूं। लेट मी जस्ट रिपीट दिस। R1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो R1 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना? 3 था, मैंने यहां पर CD लिख लिया। दिस इज 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? CB। ये 8 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज इक्वल टू CA। दूसरा है R2, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? EC। इस वन एंड द सेम थिंग। तो अभी मैं क्या लिखूंगा? R1 into CD. What is CD equal to? It is equal to 3 plus 10 into CB, which is equal to 6. This is equal to 8 multiplied by CA, which is CA, that is equal to 6, plus R2 EC, which is equal to 2. तो ये कितना मिल रहा है? 3 times R1 plus 60 is 48 plus 2 times R2. तो ये रहेगा 3 times R1, 2 times R2. वेल, यहां पे माइनस साइन आ गई है,
तो 48 में से रहेगा -12 आ जाएगा। व्हाट इज दिस? -12। मेरा पहला इक्वेशन ये है एंड दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। वेल, एक काम करते हैं, वी शैल मल्टीप्लाई दिस बाय 2। पहला इक्वेशन मेरा कितना है? इट इज R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 63। मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं इसको, तो ये मिलेगा 2 टाइम्स R2 इज इक्वल टू 63 एंड 6 126 से आ गया। और ये इक्वेशन में कितना है? 3 टाइम्स R1 माइनस 2 टाइम्स R2 इज इक्वल टू -12। ऐड करते हैं तो मुझे मिलेगा 5 टाइम्स R1, सब्ट्रैक्ट करने से कितना रहेगा? 4, दैट इज 1 and 1. So R1 is 114 upon 5. So R1 is equal to 214. And you get 2 point, remainder is 4, that is equal to 8. 22.8 should be the answer. आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ चुका है। एक बात याद रखेंगे कि क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। यहां पर आंसर थोड़ा सा मिसमैच होने का रीजन मुझे समझ में आ गया है। इसको मुझे लेना था 10 kg और इसको लेना था मुझे 8 kg, तो आंसर आपका मैच हो जाएगा, तो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। अगर इंटरचेंज करके अगर आपने काम कर लिया तो डेफिनेटली इनका आंसर जो रहेगा पहला वाला 27.6 एंड द नेक्स्ट इज 35.4 आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, उनका ये कहना था कि एंड ए से 10 kg का वेट अटैच किया है, एंड बी से 8 kg। मैंने कैलकुलेशंस में इसको 8 ले लिया, इसको 10 ले लिया, सो दैट हैज क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। सो वेल, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट हियर, द मेथड विच इज यूज्ड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रिएक्शन फोर्सेस आर एक्टिंग इन द अपर डायरेक्शन, और मैंने क्या किया, मोमेंट्स अबाउट पॉइंट सी ले लिया टू अल्टीमेटली गेट द रिजल्ट। आप भी ट्राई कर लीजिए, यू आर बाउंड टू गेट द आंसर, एंड अल्टीमेटली आंसर अगर मैच नहीं होता तो उसको फिर से हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जो मिसमैच दोनों आंसर्स के बीच में होने का रीजन है द इंटरचेंज बिटवीन 8 kg एंड 10 kg, दैट वाज द मिसमैच, सो यू गेट द रिजल्ट। वेल, बाकी के भी कुछ अभी टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज सेंटर ऑफ मास, उसको मैं इंट्रोड्यूस कर लूंगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स है एंड दैट विल एंड द चैप्टर। सो वेल, तो अभी बाकी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप अटेंड तो कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक विल आई विल इंट्रोड्यूस विल बी ऑन सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अपन डील कर लेंगे, उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे। थैंक यू। आई एम कंटिन्यूइंग विद द सेम लेक्चर। एक प्रॉब्लम जो वेद पटेल ने पॉइंट आउट किया था उसको मैं कर लेता हूं। यहां पर प्रॉब्लम ऐसा था कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x, x इज इक्वल टू रूट ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 1, और आपको निकालना था dy बाई dt, ये आपको निकालना है। से ये है मेरा पहला इक्वेशन, ये है सेकेंड इक्वेशन। एक काम करता हूं, आई डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मुझे मिलेगा 2 को बाहर, पावर x का मैंने एक इससे कम कर लिया, -4, दिस इज x रेज टू 1, तो इंटू 1, और x का पावर मैंने एक इससे कम कर लिया, तो मुझे मिला है dy by dx इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ये बन गया बिकॉज ये x रेज टू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू 1, ये 4 ही आएगा। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। मुझे अभी निकालना है dx by dt निकालना है। अब dx by dt निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर कर लेते हैं, दैट इज द बेटर वे आउट। स्क्वायर करने से मुझे क्या मिलेगा, x स्क्वायर
इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 1। ये मिल गया मुझे। और नेक्स्ट नाउ इसमें भी दो मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। आई वॉन्ट टू फाइंड dx by dt। अब यहां पर कितना x है और मुझे dx by dt निकालना है। आई डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू t मुझे डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू t मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो मैं इसको पहले डिफरेंशिएट करता हूं, तो मैं लिखूंगा इसको 2x रेज टू 2 माइनस 1। मुझे डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू t, लेकिन मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे यहां पर dx by dt लिखना पड़ेगा। रूल करके याद रखेंगे आप। दिस इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो दैट इज 2 बाहर, t रेज टू 2 माइनस 1, उसका पावर एक इससे कम कर लिया, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 कितना, इट इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आता है, 0 आता है। तो अल्टीमेटली व्हाट आई गेट हियर इज 2x dx by dt, this is equal to 4 into t। और एक काम करेंगे, so dx by dt is equal to 4t upon 2x, which is 2t upon x। So dx by dt is equal to 2t, and what is this x? X is equal to root of 2t square plus 1। ये बन गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। एक स्टेप में से मैं बताना चाहता हूं, यहां पर मैंने स्क्वायर किया इसको, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 1 ऐसा आ गया। अब मैं क्या करूं, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, मुझे डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो व्हाट आई हैव डन हियर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने के बाद यहां पर dx by dt मैं लिख लूंगा। दैट शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। रूल करके याद रखो। अभी इसको मैं डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 2 बाहर निकाला तो 2 into 2 एंड t रेज टू 2 माइनस 1, तो वो रिजल्ट आपको मिल गया। और t के x के जगह मैंने उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया। लास्ट फाइनली ना dy by dt, dy by dt स्टेप देख लीजिए, इज इक्वल टू dy by dx और dx by dt। ये दोनों कैंसिल होने के बाद आपको dy by dt मिलेगा। Now dy by dx कितना है, dy by dx इज इक्वल टू 2x माइनस 4, और dx by dt अभी मैंने निकाल लिया, तो दैट इज इक्वल टू 2t अपॉन रूट ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 1 अभी निकाला अपन ने। और एक काम करेंगे, x के जगह में इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो आई हैव दिस टू बी इक्वल टू dy by dt इज इक्वल टू 2 को बाहर निकालता हूं मैं, तो ये रहेगा x माइनस 2, और ये रहेगा 2t रूट ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू 4t, और ये x से रिलेटेड करके मैं लिखूंगा रूट ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ 2t square plus 1. That should give you the result. I think that's very clear. Well, ये स्टेप स्पेशली देख लीजिए, dy by dt is equal to dy by dx and dx by dt, ये दोनों कैंसिल होकर dy by dt मिलेगा। dy by dx यहां पे निकाला मैंने, इट इज व्हाट 2x minus 4, और मैंने dx by dt निकाला है विच इज इक्वल टू
2t अपॉन रूट ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 1 लिख लिया मैंने उसको। मैंने यहां से 2 को बाहर निकाला है, तो अल्टीमेटली दैट विल बी कन्वर्टेड टू 4। और एक काम किया है, x के जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है रूट ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 1, सो दैट्स द आंसर। वेल एनीवे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, एंड यू शुड नो द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन टू अल्टीमेटली गेट द रिजल्ट। So well, we shall continue next time.